हम लोग बड़े कम समय में दूसरी बार मिल रहे हैं। इस दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, मैं समझता हूं, जिसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमारे यहां दो चीज़ों पे बहुत चर्चा होती है कि ये आंतरिक जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ आंतरिक हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है। चाहे हमारे देश में पाल भर की घटना हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे बॉलीवुड के अंदर का मामला हो, चाहे ड्रग का माफिया का मामला हो, चाहे कंगना रनौत के ऊपर अटैक हो, और अभी हाल में जो संपन्न चुनाव हुए हैं बिहार में, ये हैं तो सारी इंटरनल घटनाएं। लेकिन आप जिन बातों को कहते रहे हैं कि इन सब का बाहरी ताकतों से, भारत विरोधी ताकत जो देश के बाहर हैं, उनसे सीधा संपर्क है। हम पालघर से, अर्नब गोस्वामी की घटना से, हम बॉलीवुड से, हम ड्रग कर्टेल से, और बिहार का चुनाव और महाराष्ट्र की सरकार जो कुछ कर रही है, इसका विदेशी क्या लिंक है और कौन लोग हैं जो इस पूरे मामलात में इतने इंटरेस्टेड हैं कि आज जब अर्नब गोस्वामी को बेल मिलती है तो उनके अंदर एक सन्नाटा है। तो आंतरिक सुरक्षा कैसे बाहर से कनेक्टेड है, इस पे मैं आपकी बात जानना चाहता हूं। देखिए, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि 60-70 के दशक तक, ये उस समय जब कोल्ड वॉर था, तो ये तमाम जो विदेशी ताकतें थीं वो असैसिनेशंस करवाती थी, जी जी पॉलिटिकल असैसिनेशंस। जी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सुकार्नो पर किस तरह से उसको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। चाउ एन लाई जब बर्नूम कॉन्फ्रेंस में गए थे इंडोनेशिया में, उस समय उनका जहाज़ को डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन वो उनकी किस्मत थी कि उस जहाज़ पे वो नहीं बैठे। मोसादेक जो ईरान के थे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी असैसिनेशन करवाया गया था। वो तो अभी खुल के आ गई है बात। उसके बाद मैं ये कुछ चंद चंद एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाल की घटना है ये गद्दाफी की, सदाम हुसैन की। तो ये पहले क्या होता था कि ये पॉलिटिकल, वहाँ की किसी देश की राजनीति बदलने के लिए वहाँ पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते थे। केनेडी, जॉन एफ केनेडी का, वो भी एक पॉलिटिकल, हाँ, वो अंसुल जी। आंतरिक नहीं था, वो कहीं बाहर से, यस उसी के यस पहले यस। वो क्यूबन क्राइसिस हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा ये अफ्रीकन कंट्रीज में तो कई ऐसे असैसिनेशंस करवाए गए। और ये आप आखिर क्यों चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप क्यों ये असैसिनेशंस करवाते हैं, ताकि आपकी जो मन लायक सरकार हो वो वहां पे स्थापित हो सके। क्यों स्थापित हो सके? क्योंकि आपके स्टेक्स बहुत हाई हैं। कौन से स्टेक्स? आर्थिक स्टेक्स। अब जैसे मोसादेक का था, भाई ब्रिटेन का कहना था ये सारा तेल वेल तो हमने खोजा है, हम निकाल रहे थे, उसने नेशनलाइज कर दिया एक दिन, तो उसका असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ। उसी तरह जब अरब इजरायली क्राइसिस थी, तो आपको मालूम है किस तरह से अनवर सदात और इजिप्ट में ये सारे असैसिनेशंस हुए। और अगर आप भारत में आए, अब जब लोगों में परिपक्वता आ रही है, अवेयरनेस। लोग समझ रहे हैं। पहले हम लोग बहुत भोले लोग थे, इनोसेंट थे इस मामले में, लेकिन आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से रास्ते से हटाया गया। उसके बाद आप देखिए, जस्ट आज़ादी के बाद ये आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पॉलिटिकल आज असैसिनेशन। तक उसका कुछ पता नहीं चलता है। एक वो वैसे सबको पता है, लेकिन कोई बिल्कुल कोई। साफ सी बात है कि उनको रास्ते से इसलिए हटाया गया क्योंकि जो तमाम जो ताकतें थी, हम्म। उनके कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे कश्मीर के ऊपर में। और वो जो अरेंजमेंट चल रहा था, जैसे ब्रिटेन छोड़ के गए थे कि पीओके का हिस्सा उनके पास था, वो एक हिस्सा उनको चाहिए था उस समय, क्योंकि उस समय एक लाइन उन्होंने, डिफेंसिव लाइन, कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ उन्होंने
एक बनाई थी, तो उनको वो चाहिए था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपने देखा किस तरीके से वो ऐसा से उनका हत्या की गई। होमी जे भाभा की किस तरह से आज की तक पता गई। नहीं चला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किस तरह से ये ये हुई, हत्या की गई। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री की, अब कोई कहेगा कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या जो हुई वो नहीं नहीं वो नेचुरल डेथ था। चलो आपकी बात हम मान लेते हैं कि मैं एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हूँ, और आपके मित्र ने तो किताब भी लिखी है जी 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 जिसके जी ऊपर जी में जी है। जी जी विवेक अग्निहोत्री। तो मान लीजिए हमको आप एक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। थोड़ी हाँ देर के लिए मान हाँ लेते हैं, हाँ। लेकिन बात कहने का अधिकार और उसका रीजन देने का अधिकार लेकिन तो है। उसके बाद जब वो कमीशन बैठती है उनके जांच के लिए लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के ऊपर में, तो आप देखिए कि विटनेसेस को किस तरीके से धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया। जो कुक था उसको एलिमिनेट किया गया, कोई यहाँ आया उसको एक्सीडेंट में मार दिया, जो डॉक्टर था, डॉक्टर साहब थे, उनका निधन बहुत सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुआ। तो वो पृष्ठभूमि आप पूरी देख लें उसकी। उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री के बाद आप देख लीजिए मैडम इंदिरा गांधी का संजय गांधी। संजय गांधी की डेथ। संजय गांधी अगर होते तो मैं ये नहीं कहता हूँ कौन सी दिशा होती, अच्छी दिशा होती, खराब दिशा होती, लेकिन वो व्यक्ति अगर जिंदा होता तो यही दिशा नहीं रहती, ये दिशा नहीं रहती और ये ताकतें नहीं होती। ये ताकतें एब्सोल्युटली। तो संजय गांधी की हत्या हुई, संजय गांधी के फादर इन लॉ की हत्या हुई, संजय गांधी के चाचा जो पुलिस में थे उनकी लाश सुखना लेक में पाई गई, और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी की हत्या, मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था, और जब वो श्री पेरुम्बदूर जा रहे थे तो मैं उनको देखा था। मैं अपने उस समय जो मेरे सीओ थे, मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पोस्टेड था, तो मैं उनको लाने गया था, वो दिल्ली से आ रहे थे। तो उस दिन दैट फेटफुल डे आई सॉ राजीव गांधी की एट कैंप, वो श्री पेरुम्बदूर वो ओटीए के पीछे से ही गए थे। तो कभी कभी, और इस बात का आज तक मुझे जवाब नहीं मिला कि आईपीकेएफ जो है वो तो वापस लौट रही थी उस समय, दोबारा डिप्लॉय होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो आखिर कौन सी ताकतों ने राजीव गांधी को मारा और क्यों मारा, इसको जहां तक श्रीलंकन नीति की सवाल है तो काफ़ी उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, और उन्होंने एक तरह से वो अबंडन कर दिया था। तो किन ताकतों ने उनको मारा, राजीव गांधी को। राजीव गांधी के बाद आप तमाम देखें, उसके बाद एक राजेश पायलट की किस तरह से मतलब वो उनकी मौत दुर्घटना बताई गई कि कार हाँ, एक्सीडेंट और बताया ये गया। बहुत बहुत बढ़िया तरीका और है ये माधवराव सिंधिया। तमाम, मैं उसकी छोड़िए, मैं सभी जगह ऐसे ही देखता हूँ, किसी जर्नलिस्ट को मारना है, वो घर से निकल रहा है, कोई ट्रक स्पीडिंग ट्रक आया मार दिया। नहीं, इसमें दो तीन और जोड़े ना सर। जी। सोनिया गांधी की बेटी का ससुर, हाँ वो सोनिया जी जी गांधी की बेटी का देवर यूसुफ सराय में एक छोटे से होटल में आत्महत्या करके डेथ उसकी होती है। उसकी बहन जो है रॉबर्ट वाड्रा की, वो कार एक्सीडेंट में मर जाती है। तो पूरा खानदान मर पूरा जाता है। पूरा पूरा खानदान। तो ये सिलसिला बहुत डीप है। जी जी जी। और जी। उसके बाद माधवराव माधव सिंधिया। सिंधिया। तो ये मैंने आपको चंद उदाहरण इसलिए दिए कि आजकल ये जो असैसिनेशंस का एक दौर था, वो एक अपना तरीका है राजनीति को इन्फ्लुएंस करने और का। इसमें ये क्यों नहीं जोड़ते हम, क्या कहते हैं कि क्या मोदी के ऊपर अटेम्प्ट नहीं हुए? बिल्कुल। इसका मतलब है बिल्कुल, कि वो मैं उस ताकते समय मोदी वाज ए पोटेंशियल चैलेंज फॉर देम। जिस अक्टूबर 2013 की बात है, आप तो वहां मैं उस समय पटना। वहां पर उपस्थित था, मैं गांधी मैदान में था उस समय, दैट्स राइट, दैट्स राइट। जब ये बम जब वहां पे फट रहे थे जी वहां जी पे। जी। तो आप देखिए कि ये एक असैसिनेशन एक फैसेट है, एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि आप पैसे से, हथियार से, आप अपने टारगेट कंट्री में
मनचाहा सरकार लाने में आप उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सेवाएं इंटेलिजेंस एजेंसीज में यस दी यस, वो हैं, पूरी दुनिया ठीक है जानती ना। है सर। तो बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे चुनाव को इन्फ्लुएंस किया गया। आप उसके उसके वो छोड़ दीजिए, आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में ले लीजिए। आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में ले लीजिए, भंडर नाइक, उनकी असैसिनेशन हुई। ज़ियाउल हक की हुई, मुजिबुर भुट्टो की रहमान, हुई, मुजिबुर मुजीबुर रहमान, रहमान की हुई। मुजिबुर रहमान, वो सबको ही मालूम था कि उस समय कोल्ड वॉर था और वो पूरी पृष्ठभूमि थी, तो उनको, किसी को लगा होगा कि ये सोवियत ब्लॉक का आदमी है, तो उनकी असैसिनेशन है। क्योंकि उसके बाद जो फोर्सेज आई, जियाउर रहमान वाली, जिसकी बेगम खालिदा जिया, जी 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 जी। वो टोटली दूसरे कैंप में थी। वो एक असैसिनेशन है। तो ये अपने सब कॉन्टिनेंट में जो आपने उदाहरण दिया, भुट्टो को लटकाया गया, वो तो अमेरिकन ने ड्रामा किया था। जब या भुट्टो पूरा। को लटकाया गया था, अंदर अंदर वो बहुत खुश थे। वो तो चाहते, वो तो पूरी, उन्होंने वो प्लान बना, अफगानिस्तान वाली उन्होंने योजना बना रखी यस थी। यस यस, वो जियाउल हक हक को को कॉप अप किया गया। जियाउल हक वाज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे टू टेक ओवर व्हेन ही वाज अ ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर, यस यस यस। उस समय से उसको कल्टीवेट किया कल्टीवेट किया गया था जियाउल हक को। जियाउल हक से जब वॉर इन अफगानिस्तान जब खत्म हो गई और उनकी सोवियत फोर्सेस विड्रू, उन्होंने कहा ये तो लायबिलिटी है, उसको तो मरवा दिया बहावलपुर लेके। के आम की पेटी रख दी गई उसमें। वो, हाँ जी, और वो उसके बाद आपने इसका भी देखा, बेनज़ीर। बेनज़ीर भुट्टो यस को। यस। और बेनज़ीर भुट्टो को इस बात का बिल्कुल इल्म था कि ऐसा कुछ होगा, और वो बार बार आप उनके बयान पढ़ जी लीजिए। जी जी, बहुत ऑब्वियस था, बहुत ऑब्वियस था। तो ये, मतलब आप मनचाहा सरकार लाने के लिए, एक तो असैसिनेशंस, दूसरा आप चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो आप क्या कर, क्या अभी हाल के दिनों में अमेरिका का जो चुनाव हुआ है, उसमें भी आप देखते हैं कि विदेशी ताकतों ने अमेरिका के चुनाव को अपने एजेंडे के हिसाब से, उसमें चीनी फैक्टर बहुत देखिए, स्ट्रांग है। नहीं साहब, देखिए, मैं जब ये ओबामा साहब आए थे, तो उस समय पूरी ये चर्चा थी कि इनको सऊदी मनी ने इनको बहुत ज़्यादा, प्रोपेल इनको किया। प्रोपेल किया था। और मैं उस समय एक सिंगापुर में एक पाकिस्तानियों के साथ एक ट्रैक 2 था। तो मैं उस समय पाकिस्तानी लोगों के, वो उसमें वो भी था आपका, उस ट्रैक 2 में वो जो इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, वो जर्नलिस्ट मुसाहिद हुसैन। हाँ अच्छा, मुजाहिद, मुजाहिद हुसैन। हाँ, हाँ वो मुजाहिद। वो वो भी हाँ था। जी जी जी। तो ये लोग, सब लोग ना, वो बहुत कैलकुलेट करके ओबामा का मिडिल नेम पर बहुत इसरार कर रहे थे हाँ, हुसैन। कि देखो, हाँ देखो, बराक हुसैन ओबामा अब बराक। हमारा आदमी बन हम, गया। यस यस यस। तो ये तो खैर इनकी वो है, वो इनकी खैर, प्रवृत्ति है, ये जी जी। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, हाँ, बहुत दे आर जल्दी, इमोशनल इडियट्स उस हाँ, मामले में। इमोशनली और बहुत जल्दी डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। तो ये उनके उसमें हुआ। आपको मालूम है, ये रशियन फैक्टर का बहुत चर्चा में थी पिछले चुनाव में, और इस बार चाइनीज फैक्टर का है। और ये, मतलब, कोई भी एक आदमी है जिसको थोड़ा सा भी सेंस है, वो ये इस बात को कैसे नकार सकता है कि चाइना के, जब इतने हाई स्टेक्स हैं अमेरिका में, जब से वो ग्लोबलाइज उसमें आया, ग्लोबल ट्रेड और इसमें शामिल हुआ, और जब जैसे जैसे वो यूएस और चाइना का डिपेंडेंस, यूएस डिपेंडेंस ओवर चाइना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरडिपेंडेंस, वो इंटरडिपेंडेंस धीरे धीरे डिपेंडेंस पे वो कर रहा था। अब उनके पास, आपको मालूम है कि उनके डीप पॉकेट्स हैं, आपको मालूम है, ये बिल्कुल, ये सबको इस बात का ज्ञान है कि कौन से अखबार वहाँ पे, कौन से मीडिया हाउसेस अमेरिका में चीन ने उनको कब्जा कर लिया है उन पे। सर, आप
चाइना के वहाँ की बात कर रहे हैं, यूएस की, भारत के अखबारों को इस मिडिल बीच क्राइसिस में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिए गए सर चाइना। मैं तो आप देख लो ना इसको, हिंदू वाला तो हिंदू, आपने देखा है, यस यस हिंदुस्तान टाइम्स, यस यस यस, फुल पेज हिंदुस्तान एडवर्टीजमेंट। टाइम्स का। तो ये समझ लीजिए कि ये समझना, ये मान लेना कि चाइना वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, देन चाइना इतनी ऊपर तक वो नहीं पहुंच सकता, इतना वर्चस्व नहीं हासिल करता जब तक कि उसके पॉलिटिकल लिवरेजेस नहीं होते। लिवरेजेस में अब वो अभी जो कैंपेन चला, आप मतलब ब्लैक्स ऑल्सो मैटर, या ये वाला जो कैंपेन चला, इसका हिंसक रूप था। एक तरह से वो पूरा व्हाइट हाउस को वो थ्रेटन करने लगे थे। लेकिन फिर भारत में भी आपने देखा मुस्लिम मैटर्स करके शुरू हो गया, फौरन हाँ उसकी जी कार्बन जी कॉपी बनाई। जी जी लेकिन जी। मैं आपकी बात को घुमा के वापस लाना चाहता हूं। क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, जो सरकार वहां, क्योंकि आप शुरू से कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार का कॉम्बिनेशन बना है, ये पूरे तौर से खाड़ी देश और पाकिस्तान में जो गुर्गे बैठे हुए हैं उनके पैसे से फंडेड ये सरकार बनी है, उनकी सपोर्ट से ये सरकार बनी है, जिसमें आप दाऊद का नाम बहुत ओपनली कहते हैं कि ये सरकार के पीछे वो ताकतें हैं। उन ताकतों ने, आप दो दो बड़ी घटनाएं देखें, उन ताकतों ने किस तरीके से महाराष्ट्र में एक चैनल के मालिक को टारगेट किया, एक हीरोइन को टारगेट किया, यानी जितनी भी नेशनल वॉइसेस थी, राष्ट्रवादी आवाजें थी, उनके खिलाफ ये सरकार ने काम किया। और इसी के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, हाल के बिहार के चुनाव में जो भी कुछ आया हुआ है और जो रिजल्ट आए हैं, मैं उस पर लाना चाहता हूं आपको। देखिए, मैं पहले बिहार जी की जी बात जी जी करूंगा। जी। और बिहार की बात, अगर आप चुनाव का, आप इसका परिप्रेक्ष्य, अगर परिप्रेक्ष्य समझना चाहते हैं, जी तो जी जी। ये नक्शा आपको मालूम है, आपके साथ में यस यस, ये तो कई जगह मैं करेक्ट गया करेक्ट। हूँ, हर एक नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी। आपने जितना भी, मैंने, मुझे हाँ याद है लेक्चर किए, उसमें जब वो नक्शे का रोल हाँ था ना, हाँ। उससे लोगों को क्लियर हो जाता था तो बिल्कुल। वो इस नक्शे को मैं हमेशा, मैंने इस पर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो तमाम ये जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं और या बिहार के चुनाव में आप जो देख रहे हैं, वो सारा का सारा कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और आपको तब इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से इलेक्शंस इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, कौन सी ताकतें हैं। अब है क्या कि एक आम आदमी सोचता है कि हम पार्टी हो गई, वो CPI-ML आ गया, हाँ उसके उतने सीट आ गए, SDPF आ गया। हाँ वो उसके साथ मिलके अगर चुनाव लड़ता तो वो चुनाव जीत जाता, उसने उसको धोखा दे दिया, वरना वो मुख्यमंत्री बन जाता है। बस इतने सारे ही तो वोट का, कुछ परसेंटेज का वोट का डिफरेंस था, इसलिए वो सरकार नहीं बन पाई उसकी। ये तमाम वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए वो ठीक है। हाँ ये इंटरनल, यस यस एब्सोल्युटली। ये इलेक्शन नहीं, यू का, यूज द राइट वर्ड्स, ये हाँ, इंटरनल एंटरटेनमेंट। ये इंटरटेनमेंट के लिए आपके, दैट्स वो राइट। आपकी जो समझ है और वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। और ये जो रूटीन वे में इलेक्शंस को लेते हैं, रूटीन वे में जिसको इलेक्शंस को लेते हैं कि यार अरे वामपंथी लोग को 19 सीटें आ गई, देखिए वाम। लेकिन इस रूटीन इलेक्शंस जिसको आप समझते हैं, उसमें जो देश विरोधी ताकतें जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत स्ट्रैटेजी से चलती हैं। कहाँ हमको ये करना है, किस जगह पे हमको चुनाव लड़ना है, हमारा स्ट्रैटेजिक एम क्या, वो पूरा उनका पैन इंडिया डायमेंशन है, चाहे वो जिहादी फोर्सेस हो या ये वामपंथी फोर्सेस हो। तो आप देखिए, मैं इस नक्शे को, अगर ये थोड़ा जियो पॉलिटिकल सेटिंग देखें आप, देखिए ये भारत के आपके पड़ोसी कौन कौन है? पाकिस्तान, वेस्ट, इस्लामिक देश, ठीक है। नेपाल फिलहाल एक वामपंथी देश, एब्सोल्युटली ठीक है। चाइना पे तिब्बत का कब्जा है, यानी कि वामपंथ का कब्जा है। तो ये देख लीजिए, इस्लाम, कम्युनिज्म,
उसके बाद भूटान, बौद्ध, ये उस म्यांमार बौद्ध, बांग्लादेश इस्लामिक। अब ये देखिए, ये करीब 4100 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। बांग्लादेश को देखिए किस तरीके से ये 5 इंडियन स्टेट्स पे इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट का मतलब है कि इसका जिहादिज्म का इम्पैक्ट, ठीक है। और श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री। अब है क्या कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 न्यूक्लियर देश हैं, एक पाकिस्तान एंड एक पाकिस्तान और एक चाइना। ये जितने ये दोनों जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो शुरू से ही मतलब उसकी स्थापना ही जिहाद के ऊपर में हुई थी। पाकिस्तान का मूवमेंट ही जिहाद के ऊपर, उसकी बुनियाद ही वही थी। वो अगर आप तमाम ये देखें, जो वो खिलाफत मूवमेंट था और बाद में डायरेक्ट एक्शन डे और वो पूरा जो पाकिस्तान के मूवमेंट में, वो मूवमेंट ही पूरा जिहाद पर बेस्ड था। और ये जिहादी कंपोनेंट जो है वो उनके दर्शन में है, उनका डॉक्ट्रिन है, किसी भी इस्लामिक देश के दर्शन में। आप तो बड़ी वो कहते थे ना, वो लोग दुहाई देते थे टर्की का, क्या हुआ ना, अपने जिहादी औकात पे तो आ गया। मलेशिया का बड़ा हवाला देते थे, वो भी जिहादी औकात पर अपनी आ गया। महातिर मोहम्मद। तो ये कहना कि ये मॉडरेट है कंट्री है, ये मॉडरेट इस्लामिक मतलब कहने वाले लोग गफलत में होंगे, वो उनके फंडा क्लियर है। जी जी। तो ये देखिए हुआ क्या कि फिर जब से इनका न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी आ गया और अफगानिस्तान की लड़ाई जब 1989 में सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर लिए गए, तो ये अफगानिस्तान में लड़ाई जो हुई, ये कम्युनिज्म वर्सेस इस्लाम, और बड़ी सोच समझ के इस क्लैश को प्लान किया था अमेरिकन्स ने। उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अमेरिका के ब्रेज़नेस्की। और जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो उन्होंने जाके जिमी कार्टर को बोला कि हमने वियतनाम क्रिएट कर दिया, अब बदला अब ले लीजिए यहाँ पे। हमने प्रोवोक किया है उनको और इस तरीके से मैनिपुलेट किया, मनूवर किया कि सोवियत फोर्सेस ने उस पर ये किया। और इसी दिन के लिए वो ज़ियाउल हक को तैयार कर रहे थे। इसी दिन के लिए उन्होंने भुट्टो को मतलब जो हैंग करवाया था, बिकॉज भुट्टो वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत ब्लॉक। अब हुआ क्या साहब कि यहाँ पे पूरा अफगानिस्तान में ये पूरा जो ये बेल्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे जिहाद की फैक्ट्री रातों रात तैयार हो गई। सऊदी मनी, अमेरिकन वेपन्स एंड फिजिकल सपोर्ट बाय ISI। 30-32 कंट्री के लोग के, और रातों रात आपको मतलब हैरानी होगी कि पूरा जो इनका जिहादी लिटरेचर जो छपा इनको इंडोक्ट्रिनेट करके, वो यूके में छप के आया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे युद्ध हुआ, सोवियत फोर्सेस वर्सेस दिस थिंग। और वो आपकी CBS टेलीविजन तो एक पूरी सीरीज चला रही थी, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म। और आपको मालूम है सोवियत फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा। अब हुई क्या कि लोगों ने कहा कि यार कम्युनिस्ट विचारधारा तो हार गई, जिहादी विचारधारा देखो पनप क्या गई। अब हुआ क्या कि ये बात तो हुआ, लेकिन हारी हुई विचारधारा, वामपंथ कम्युनिस्ट विचारधारा, ठीक है। अब मुझे याद है पुष्पेंद्र जी, उस समय पार्लियामेंट में जब ये सब हुआ, इसके बाद सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो लोगों ने बड़ा टॉन्ट किया। और ये सोमनाथ चैटर्जी वगैरह के मुंह इतना सा उनका मुंह हो गया, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उन्होंने तो फिर ये हारी हुई विचारधारा और जीती हुई विचारधारा, ये दोनों हावी हो गई भारत के ऊपर। भारत के विरोध में दोनों का गठजोड़ हुआ।
बिल्कुल, मतलब दोनों। जैसे 89 के बाद से आप देखें तो कश्मीर में ये जितने जिहादी, उन्होंने तो कहा कि एक सुपर पावर को हमने हरा दिया, इंडिया कौन सी चीज है, तो उन्होंने अपने वो सारे लोग को डायरेक्ट कर दिया इधर, हाँ? और उनको वेलकम करने वाले बहुत से लोग थे। आपके दौर में वहाँ चेचेन वगैरह के तमाम सारे सारे वो सारे किराए के वो आए हुए थे इन्हीं टेररिस्ट। को अंदर बुलाने के लिए जी, आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी को अगवा करवाया वो था, कराया था। इसी ग्लोबल जिहाद को लाने दैट्स के राइट, लिए। दैट्स राइट। तो हुआ क्या कि उसके बाद से आप देखोगे फिर उसके बाद वो हिंदूज का जो इन्होंने वहाँ से एक्सोडस कराया वो, एग्जोडस करा, ये सब उसी के बाद, ऑल प्लान, उसी ऑल के प्लान। बाद। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये कोल्ड वॉर, जब लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर, हालांकि हमारी मान्यता है कि कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ था, और अब एहसास होता है कि वो सोवियत यूनियन वो सप्लांटेड बाय चाइना एज फार एज द कोल्ड वॉर इज कंसर्न। ठीक है, उसका उतना रीच और उसका वो इन्फ्लुएंस और वो नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, ये इन्होंने फिर सोचा कि ये चलता रहा, कि इन्होंने पूरा अंडर एस्टिमेट किया कि अगर हम सोवियत यूनियन को वो कर सकते हैं तो इंडिया कौन सी खेत की मूली। दैट्स राइट, दैट्स राइट। लेकिन यहाँ पर तो भारतीय सेना ने इनको मैं कहा ना कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स और ये, इन्होंने छक्के छुड़ा दिए इनको। ठीक है, और कुछ जो इनके जिनको इनको प्रिजनर्स लेते थे और इनका इंटरोगेशन करते थे, तो वो कहते थे कि सर हम तो उधर भी लड़े हैं, अफगानिस्तान में भी सोवियत फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन आपके लोग तो मतलब ये तो 1 to 1 लग जाते हैं, ये बिल्कुल। अब इस बात की मैं आपको बता देता हूं कि अगर उस हिंदुस्तान की फौज नहीं होती और इस एरिया में एट्रिशन नहीं होता जिहादियों के ऊपर में, तो पता नहीं दुनिया भर में कितने 9-11 हो गए होते। तो उसके बाद ये न्यूक्लियर वेपन्स आया। न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद जब इनको ये न्यूक्लियर डिक्लेयर कर दिया आपने, न्यूक्लियर, उसके बाद से इन्होंने कहा कि अब न्यूक्लियर वेपन के छाया में हम अपना जो प्रॉक्सी वॉर है उसको हम उसको इम्पीटस दे सकते हैं। और इसके खौफ में, न्यूक्लियर वेपन्स के खौफ में, कभी हिंदुस्तान कन्वेंशनल वॉर नहीं करेगा। और उन्होंने उसके बाद ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसको स्टेप अप कर दिया, उसको बिल्कुल वो थर्ड गियर में आ गए उसके बाद। क्योंकि उनको ये मालूम था कि इतना खौफ है न्यूक्लियर वेपन्स का कि ये कभी कन्वेंशनल वॉर होगा ही नहीं, और हम अपने मर्जी के मुताबिक कैलिब्रेट करते रहेंगे, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर में, कभी मुंबई में, कहीं भी हमले करवाते रहो। 26/11 करवा दो, कुछ भी नहीं होगा। 26/11 में भी तो आपकी जो अपनी एनालिसिस है कि द इंटरनल करेक्ट people, वो उसी they were का all involved in this. इट वाज जस्ट वो टेरर हैड टेकन अ फुल सर्कल फ्रॉम हियर टू मुंबई। उसमें तो मतलब एक खबर बार बार नहीं आती सिंह साहब, जिस दिन 26/11 हो रहा था, मुंबई में हमला हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली के अंदर IWPC, इंडियन वुमेन प्रेस कोर, जो मेरिडियन होटल के सामने है, 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वहां बैठा हुआ, एंड आई वाज देयर, और रात के 3 बजे उनको स्पेशल प्लेन से भेजा गया। या मुमकिन है कि पाकिस्तान के यहां से हमला होने वाला हो और उसका फॉरेन मिनिस्टर आपके देश में यही शाह मोहम्मद कुरैशी थे उस वक्त? और जो आप बात बता रहे हैं, आपसे पहले भी इस पे चर्चा हुई है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये बात मैं वही कह रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। अरे जिस वक्त ये हुआ उनको फोन आया, फिर उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई और फिर वो चले गए। रात में मुझे बताया गया कि 3 बजे, क्योंकि मैं उस वक्त उस मुल्क के लिए हिंदुस्तान में मीडिया में काम करता था, तो वो हम 4-5 जर्नलिस्ट थे जो पता चला कि साहब वो रात के 3 बजे स्पेशल प्लेन से भेजा गया। तो क्या बगैर इंटरनल लोगों के सब कुछ हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है सर? ये तो मैंने, और अगर ऐसा था तो फिर उन फॉरेन मिनिस्टर को यहां अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जी आपके बिल्कुल आपने सही कहा। और जो बात अभी आप कश्मीर की कह रहे थे, उसमें आप ही की एक बात जोड़ता हूं कि अब तक कश्मीर में हम ये मानते थे कि पाकिस्तान पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम। कश्मीर में चाइना फैक्टर की भी तो बात हुई। सर
आपने उस बात को कई बार हाँ, इशारे में हाँ, कहा कि चाइना फैक्टर है वहाँ। हाँ, तो मैं वही सर, कह रहा था कि ये देखिए क्या है कि ये जो ग्रीन एरोज आप देख रहे हैं, ये दिस इज जिहादिज्म। मैंने कहा टेरर, जब आपने 26 से 11 की बात की, तो ये जो एरोज हैं यहाँ तक आ गए, मुंबई तक। ये आपको ये जितने जगह हैं, आप दिल्ली, जयपुर, आगरा, आपका अयोध्या, वाराणसी, ये गांधीनगर, कोई ऐसा, हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, पूरे हिंदुस्तान में ये जिहादिज्म जो है ये इसको अपने गिरफ्त में ले लिया। अब हुआ क्या है कि उसी समय, और ये बात बड़ी बात समझने की ज़रूरत है कि ये जिहादिज्म का ये नया रूप, तो मैंने आपको बताया कि 1989 और उसके बाद फिर जो न्यूक्लियर वो हुआ प्रॉक्सी वॉर में, कैसे उछाल आया उस समय। लेकिन ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, ये पुष्पेंद्र जी, ये कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, जिसको हम तिरुपति टू पशुपति हम बोलते हैं। तिरुपति टू, ओके, तिरुपति टू पशुपति, वाह, ठीक है। वाह। इट पासेस थ्रू उड़ीसा, it passes through बंगाल, it passes through Jharkhand, it passes through of course बिहार, Bengal, कलकत्ता, यस यस, Bengal, बिहार, एंड ये काठमांडू तक चली जाती है। ओके ओके, ठीक है, इसीलिए इसको तिरुपति टू पशुपति देखते हैं। अब देखिए ये जो एरोज जो है, इसका जो ऑस्मोसिस है, ये धीरे 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 शहरों तक आ गया, उसको अर्बन टेररिज्म बोलते हैं। अच्छा, अर्बन नक्सलाइट्स, अर्बन नक्सल की जो बात है। इसका जो ऑस्मोसिस है, क्योंकि बिना ये अर्बन नक्सल्स के ये रेड कॉरिडोर, ये जितने अर्बन नक्सल्स हैं आपके, ये आप उनको जानते हैं, कोई सुंदर, कोई भूषण, कोई मतलब कई तरह, ये सारे, और एक पूरा इकोसिस्टम, ये इसको ये कर, और ये नहीं है कि ये आज की बात है। आपको मालूम है ये इतने डायबॉलिकल फोर्सेस हैं कि जब भारत को आजादी मिली तो ये रजाकार्स थे, उनके साथ कम्युनिस्ट फोर्सेस जॉइंड हैंड्स लेटर। बताइए। और ये आपका ये ओवैसी जो है, इनके पिताजी और इन लोग का, ये तेलंगाना के एरिया में इन्होंने 3000 गांव इन्होंने कहा कि हमने आजाद कर दिया। इनको लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है, इसको, अभी तो भारत एकदम बिल्कुल फ्लेजलिंग है, बच्चा सा देश है, इसकी कोई मतलब बेयरिंग अभी नहीं है, अभी इसको कब्जा कर लो। लेकिन साहब, जब ये ऑपरेशन पोलो हुआ निज़ाम के खिलाफ, तो फिर सेना को इनको भी डील करने के लिए दिया गया, और कम से कम, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमने 2000 कम्युनिस्ट को मारे थे। और तब इन लोगों ने एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, और अपने जो इनके इंटरनेशनल आका थे, इन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो मारे जाएंगे, इसलिए आप ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाओ। तब ये डेमोक्रेसी में आए हैं। तो इनहेरेंटली दे आर ऑल्सो एंटी डेमोक्रेटिक। जैसे चीन एंटी डेमोक्रेटिक है, जैसे ये इनहेरेंटली ये भी अनडेमोक्रेटिक है। और उसके बाद से ये रेड कॉरिडोर धीरे धीरे, और ये बड़े, उन्होंने पहले इधर कब्जा किया, फिर वेस्ट बंगाल पे कब्जा किया, फिर धीरे धीरे वो झारखंड की तरफ मूव किया, मतलब बड़े वेल प्लान्ड तरीके से। अगर उनको इलेक्टोरल रूट मिला तो इलेक्टोरल रूट से, जब उनकी सरकार बन गई तो उन्होंने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे ही कब्जा कर लिया। आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में। और एक और मैं बात बता दूं, मैंने तो ये देखिए यहां से नहीं आया है, जो आप ये रेड कॉरिडोर देख रहे हैं, ये जो चाइनीज प्रॉक्सीज हैं, इट इज नॉट थ्रू टिबेट, इट इज थ्रू यूनान प्रोविंस। ये बर्मा के, ये म्यांमार के उस तरफ यूनान है। और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में आए, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट में आते आते वो नक्सलबाड़ी में आए, और नक्सलबाड़ी से ये फिर ये फैलना शुरू किया। और यहाँ पर तो पहले से था ये तेलंगाना साइड में, देन दे स्टार्टेड लिंकिंग अप।
और ये जो आप रेड कॉरिडोर जो देख रहे हैं, ये रेड कॉरिडोर कोई मतलब ये कोई क्रांति और वामपंथी एक इंडस्ट्री है साहब, ये सिर्फ इंडस्ट्री है। एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर बहुत इज अ मिनरल रिच एरिया, जो हिंदुस्तान का सबसे खनिज पदार्थों में जो सबसे समृद्ध इलाका यस है, यस यस यस। आप ये वहाँ का एरिया है। और इसीलिए ये इनको एज अ वेक्टर चर्च भी यूज़ करता है, इसको जो है चाइना भी यूज़ करता है। और आपको मैं क्या बताऊँ, आपके यहाँ कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपकी एक बात से वापस लौटना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आपने बात कही है इससे मुझे एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने 47 में रज़ाकारों की बात की और तमाम सारी बातें हुई। अगर हम वापस 2020 में देखें तो ये रज़ाकारों के जो नाजायज़ वारिस हैं, जिसका आपने नाम लिया, वो पार्टी यहाँ से चल के जाती है और ये बिहार के रूट में जाकर के बॉर्डर एरिया जो हैं उस सीमांचल में चुनाव लड़ती है। अभी अगर बिहार के चुनाव देखें आप, और यहाँ पर आज़ाद घोषित इस्लामिक जिहादी और नास्तिक जिहादियों के बीच में गठजोड़ हुआ, और उसका रिजल्ट जो आया है बिहार के चुनाव में, इसका भी आप मानते हैं कि विदेशी लिंक है, और जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े खतरनाक रिजल्ट हैं, बड़े सचेत करने वाले रिजल्ट हैं। अगर ये पार्टी सत्ता में ना आती तो जिस किस्म का गठजोड़ किया था वहाँ वामपंथियों ने, जिसको मैं नास्तिक जिहादी कहता हूँ, तो ये तो दोबारा फिर 2020 में चल के वहाँ पहुँच गए। इस रेडी कोर्ट जिसकी बात आप कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने यहां पहुंचता है, ये शुद्ध हिंदी बेल्ट है, ये नालंदा वाली सभ्यता है, तब भी वो वहां पहुंचे। मैं इसी पे आ रहा था जी जी। कि मैं मिनरल्स की बात कर रहा था, हम रेड कॉरिडोर की बात कर रहे थे। और देखिए, कोई मैं आपको बताया कि कैसे वहाँ पे तेलंगाना में शुरुआत हुई थी, किस तरीके से यूनान प्रोविंस से नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है ये पूरा जो ये रेड डॉट्स आप देख रहे हैं जो इंसर्जेंसी से ग्रसित था। और मैं बता दूं, मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि, ये जो इलाका जिसको आप देख रहे हैं रेड डॉट्स वाला, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज वहाँ पर रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ, शांति है, ट्रैंक्विलिटी है। चाहे वो नागालैंड हो या मणिपुर हो या त्रिपुरा। नहीं तो एक ज़माने में पूरी आपकी जो ये नक्सलिज्म जो थी एक्चुअली, जिसको हम एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम बोलेंगे, ये इसी रास्ते से आई थी यहाँ पे। तो यहाँ और यहाँ की मैंने आपको बात बताई। तो देखिए, मैंने आपको ब्रिटेन और निज़ाम में एक सीक्रेट ये हुई थी, ब्रिटेन चाहता था कि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में जी जी जो मिनरल्स है उसके कब्जे में रहे। तो उसने इनका एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करवाया था जो महाराजा और बस्तर उसके और ये निज़ाम के बीच में। आपको मालूम है, निज़ाम लेकिन गोवा से भी वो यस 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 डील करने रहा था कि बिकॉज ही एक्चुअली ही वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। यस यस यस। ठीक है, तो इन्होंने सीक्रेट डील किया था। और वो बेचारे जो बस्तर का महाराजा थे, वो 14-15 साल का लड़का था। पॉइंट, या ये आपने कई बार कहा इस तो बात। सरदार पटेल जब इंटरिम होम मिनिस्टर थे, तो जब उन्होंने वो फाइल उनके हाथ लगी, तब उन्होंने कहा कि अरे ये कितना डायबॉलिकल प्लान है। कहा कि अभी अभी जो है मंजूर कर लो, और आज़ादी अभी अभी से। ये किताब है आर.एन.पी. सिंह के द्वारा लिखी हुई, विवेकानंद इंस्टीट्यूट में है। अच्छा। उस किताब में ये बात का जिक्र है। अच्छा। सो आज यहाँ पे ये मिनरल रिच एरिया है। आपको मालूम है, बाकी छोड़ दीजिए, बॉक्साइट और ये सब आयरन वायरन, यहाँ रेयर अर्थ वो कई वो जो मेटल्स जो हैं, दे आर यूज्ड फॉर आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। और चाइना ने बड़े चतुराई से 85% जो है वर्ल्ड मार्केट जो है उसको उस पर कब्जा कर लिया है। तो आज स्थिति ये है कि जापान भी उस पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जापान ने दो इंडस्ट्री लाने की बात की है, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री उनका रेयर अर्थ मटेरियल से डील करता है,
और वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये छत्तीसगढ़ के इलाके में रेयर अर्थ काफ़ी ओके, मात्रा में है, ओके। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नक्सलिज्म को चर्च भी इसको सपोर्ट करता है। और जब चर्च करता है तो आप बताइए कि फिर मैडम सोनिया गांधी का भी सपोर्ट होगा। तो इसी इलाके में कन्वर्जन भी जो है ना, कन्वर्जन भी है, वो बहुत कन्वर्जन का वो सब ये सब part- इकोनॉमिक रीजंस के लिए part है। of the big- ये सब वेक्टर्स हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसमें इंटरनेशनल ये रेड कॉरिडोर में कैसे छत्तीसगढ़ में, आप बताइए कि जब विनायक सेन का को जब ट्रायल चल रहा था रायपुर में, तो यूरोपियन कमीशन के लोग यहाँ आए थे। किसके बुलावे पे आए थे? किसके बुलावे पे आए थे? सोनिया गांधी की सरकार थी उस समय, वही सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद आपको वो दृश्य याद होगा, महेंद्र कर्मा का जो मर्डर, जो ऐसा मर्डर हुआ था, और बाद में वीसी शुक्ला का, उसको किस तरह से उनको घेर के मारा गया था। वो लोग कॉन्वॉय में थे, ठीक है। अब बताइए, वो तो दोनों कांग्रेसी थे। राज बब्बर पिछले इलेक्शन के पहले इस यहाँ पे छत्तीसगढ़ इलाके में जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर। इसका मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा को मारा, वो लोग क्रांतिकारी थे। ये उन्होंने पिछले चुनाव के, और सुनिए सर, वही नहीं, वहां पर मैडम किसको इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाती हैं? एक व्यक्ति हैं कवासी लखमा, जिसको हमारे यहाँ एक कहते हैं ना, कहावत है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल। वो आदमी है, उसको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है ये छत्तीसगढ़। ये पूरे जो ये हमारा जो मिनरल वेल्थ है उसका इंचार्ज है वो। अब तो इनको माओवादियों के पास अब पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब दिल्ली तक वो पैसा भेजते रहते हैं। छत्तीसगढ़ और जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, दोनों जगह बैठे दोनों, वही मैं कह रहा हूँ। पैसे का जो, तो ये रेड कॉरिडोर को आप उस नज़रिए से देखें। अगर अब आप इसको अगर इलेक्शन इस नक्शे के पटल पे अगर आप देखें, तो ये जो आप रेड कॉरिडोर देख रहे हैं, ये सिकुड़ रहा था। ये लाल जो है धीरे धीरे ब्लू हो रहा था। तो आपने पढ़ा होगा कि करीब 216 जिले थे, फिर उससे घट के 100, मतलब वर्स्ट इफेक्टेड एरिया। और मैंने ये सारा इसका दौरा किया है। यस 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 182 घस के आया गया। अब जब राजनाथ सिंह थे होम मिनिस्टर, उन्होंने यही भी कहा था कि हम 2 साल के अंदर में हम इसको खत्म कर देंगे, उनका बयान है। ये इस बारे में तो मनमोहन सिंह ने कहा जी कि सबसे बड़ा he also served on the records। हाँ, देखिए उस सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसमें सरदार जी अमेरिका के आदमी थे। मैडम जो है, ये जन्म से इनके पिताजी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है ना, वो आप पूरी लार्जली तो सर लगता है मैडम प्लांट की गई इंडिया के अंदर, एक प्राइम मिनिस्टर के लड़के के साथ। जो भी है, मैडम जो है वो इनका ये है। इसीलिए वो आपने इनकी दोनों की जो अलग अलग धाराएं हैं, वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में सामने आ गए थे। सरदार जी तो ऐसे कर रहे थे कि इनकी तो मतलब पता नहीं सुसाइड कर लेंगे अगर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होगा। और मैडम ने बहुत मतलब अपना क्या बोले, खून का घूंट पी के उन्होंने वो किया। ठीक है, क्योंकि वो वामपंथी से तो बहुत क्लोज थी। इनकी पूरी मैडम की जो वो थी, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, छटे हुए ये और इसी न्यूक्लियर डील के ऊपर ही तो लेफ्ट सरकार से समर्थन वापस लेके बाहर चला गया था। अब मैं आपके सवाल पे मैं जल्दी से आ रहा हूँ कि ये जो अब रेड कॉरिडोर है, श्रिंक कर रहा था। ये धीरे धीरे कुछ जैसे अबुझमड़ फॉरेस्ट एरिया हो गया, वो सब कुछ ये थे जो खास करके झारखंड उड़ीसा बॉर्डर है, झारखंड बिहार बॉर्डर, ये इलाके जो थे वहां पे था। लेकिन ये धीरे धीरे ये सिकुड़ रहा था। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ है, इस इलेक्शन में और हुआ है कि ये जो सेंट्रल बिहार का जो इलाका है, वहां पर सारी जीत आप देखेंगे ये CPI ML का हुआ है। और एक और चीज मैं
पुष्पेंद्र जी बता दूं कि चाहे वो माओइस्ट हो, वो अपने आप को CPI-ML कहते हो, हमारे यहाँ CPI-ML को वो कहते हैं मुड़ी कटवा बोलते थे, अच्छा, जो गर्दन काट देते जो थे। गर्दन काट दे, ठीक है। और चाहे वो CPM हो, चाहे ये सब दे आर वेरियस रूट्स, हैंड इन ग्लव्स है, दे आर वेरियस रूट्स टू वन ऑब्जेक्टिव। वन ऑब्जेक्टिव। तो 19 सीटें आई हैं, 12 ये है, ये कभी एक दूसरे की शिकायत नहीं करते हैं। कोई इनका मरेगा नक्सलाइट, आप देखना ये क्या कौन विश्वम है यहाँ पे विनय, अभी वो एक वहाँ नक्सलाइट मरा था माओवादी, केरला में गया, बोला कि मेरा कॉमरेड है। मैंने यही चीज नेपाल में भी बताई थी, और मैंने वो किताब जो लिखी मेकिंग ऑफ नेपाल, आप उसमें पढ़ लीजिए। यस यस यस, और 2009 में उस लिखी समय आपने मैं कुछ। सरकार में था, मैं कहा था कि ये सब ये मत जाओ, सीताराम येचूरी और चारू मजुमदार में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, ये ड्रामे है, नौटंकी है, ये सब वही हुआ जो मैंने शंका व्यक्त की थी, या जो मेरा विश्लेषण था नेपाल में। देखिए कैसे जब ये हो गई तो सब एक साथ इकट्ठे आ गए। तो ये 19 की 19 जो है, इसको आप इन सबको नक्सलाइट माओइस्ट मान के चले, ये पूरा एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चला। तो अभी हुआ क्या है कि इस चुनाव में ये पूरा जो इलाका जो है, ये सेंट्रल बिहार का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये हिस्सा झारखंड से भी लगता है, इसमें गया भी शामिल है इसमें, ये इलाका जो है ये यहाँ से ये रिवाइव हो गया है। मैं इसमें एक बात और एक और चीज है रिवाइव। मैं आपके साथ बेगूसराय, यस यस, आई वाज कमिंग ऑन द पॉइंट, यस यस यस, बेगूसराय हम लोग गए और आपको याद होगा कि एक शख्स ने कहा कि आरजेडी के जो मुखिया हैं, उस समय चुनाव हो रहा था, जी जी जी, आरजेडी के जो मुखिया हैं उनके पास सैकड़ों कॉल, उन्होंने यही कहा था ना कि पूरे दुनिया के हर देश हर देश से, इस्लामिक देशों से, यूरोपियन देशों से, कि कन्हैया के खिलाफ आप कैंडिडेट अपना मत ये कीजिए। उनको क्या इंटरेस्ट था बताइए। मतलब मार्किंग देखिए उनकी कि बिहार में पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी और कहाँ उनका आदमी है। और इस बार साथ आ गए, इस बार ओपन आ गए, इस बार ये साथ आ गए। करेक्ट। तो मैंने जैसे कहा कि CPI-ML, माओवादी, जो भी वो CPM, ये सब दे आर डिफरेंट रूट्स। एक पार्लियामेंट्री रूट है, एक सेमी पार्लियामेंट्री रूट है, एक बंदूक वाली रूट है। ये सब एक यहाँ पर आके ये सारा इनका कब्जा हुआ है अभी इलेक्टोरल उसमें। और जिस तरीके से ये CPI और CPI की सब एक ऑब्जेक्टिव के लिए, उसी तरह हिंदुस्तान में जितने जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव एक, क्योंकि किताब एक। तो अगर हैदराबाद से, वो याद कीजिए वो तेलंगाना वाला आजादी के बाद जब इनको ये फोर्सेस जब यहां जाती हैं, दैट्स राइट, ये फोर्सेस पैन इस्लामिक फोर्सेस, तो आप समझिए कि ये ग्लोबल जिहाद का, ये एक ग्लोबल जिहाद हैज रीच्ड दिस कॉर्नर ऑफ बिहार, जिसको सीमांचल बोलते हैं। और मुझे याद है अभी मैं एक डिबेट में था, आई थिंक न्यूज़ नेशन या किसी में, तो मैंने इनको बोला कि वो क्या नाम है, वो शोएब जमई क्या कुछ ऐसे करके है वो, या उसने कहा, मैंने सुनी थी, उसने कहा था कि सीमांचल में दिखा देंगे। आई रिमेंबर इट। तो मैंने कहा कि तुमको अगर CA के इतना, तो चलो देख लो, जीत के दिखा दो उधर बिहार में। इलेक्शन आ रहे हैं, तो बिहार तो नहीं जीता, लेकिन उसने वो बात कही थी कि आप देखिएगा कि सीमांचल में क्या, हम दिखा देंगे हम क्या हैं। और सीमांचल इन्होंने क्यों चुना है? सीमांचल इसलिए चुना है सर, क्योंकि ये एक थोड़ा सा स्ट्रिप है वेस्ट बंगाल का, वरना किशनगंज का जो एरिया है, इट ऑलमोस्ट इट्स इन द विसिनिटी ऑफ बांग्लादेश। और अगर आप अलकायदा का, अगर वो जितने उनके स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ें, इस्लामिक स्टेट का वो पढ़ें, तो उन्होंने ये कहा कि इधर से कश्मीर से नॉर्थ में जिहाद और ईस्ट में बांग्लादेश से जिहाद, और दोनों मिलके। अब आप देखिए बांग्लादेश से किस तरीके से एरोज जो है
ये रेड कॉरिडोर से मिल रहे हैं। ये बिल्कुल मिले हुए हैं। उसका स्वरूप, उसका पूरा दृश्य आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा, आपने शाहीन बाग में देखा कि इनका गठजोड़ किस तरीके से, मतलब आप एक मंच पर आपने शाहीन नहीं बाग तो में, पहले ये पॉलिटिकली साथ आए और फिर उसका कल्मिनेशन हुआ दिल्ली के दंगों में। दैट्स व्हाट, यस 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 यस, कि मतलब वो उसका जिहादी रूप था। मतलब जब आप शाहीन बाग जो था, जब आप डेमोक्रेसी से नहीं जीते, धरने प्रदर्शन से नहीं जीते, तो आपने वायलेंस किया। वो पॉलिटिकल। और देखिए एक बात आप बोले कि अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्ते ऊपर नीचे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, लेकिन अगर आप, कोई भी शख्स ये उम्मीद करता है कि माफ कीजिएगा, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आपका मोहब्बत का रिश्ता हो सकता है, इस सवाल ही ना वो मोहब्बत का रिश्ता कभी नहीं होता है जब तक आपके संस्कृति के बीच में मजहब की दीवार रहेगी। बिल्कुल नहीं होगा। तब तक मोहब्बत नहीं होगा और तब तक जिहाद जारी रहेगा, क्योंकि उनका अपना ये मानना है, ये जितने हमारे पाकिस्तान और ये या पाकिस्तान परस्त लोग, उनका ये नहीं मानना है कि हम ये मेजॉरिटी कंट्री में हम अपना धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मानते हैं कि किसी वजह से, किसी हिस्टोरिकल टर्न ऑफ इवेंट्स के कारण जो ये लोग थे ये मुसलमान नहीं बन पाए, हम इंतजार करेंगे कि जब तक ये मुसलमान नहीं बन जाते। तो वो जब आपकी ऐसी धारणा हो तो वो आप फिर ऐसे में लेट करेंगे नहीं। अब है क्या कि आपने जब पूछा बिहार के चुनाव में, तो आप देखिए नक्सल्स और जिहादिज्म, पैन इस्लामिज्म और माओइज्म को शाहीन बाग और जेएनयू में देखा, उसका किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हुआ है। और ये बता दें आपको कि ये पूरा पिछले चुनाव में भी मुझे कहा गया था कि खास करके भागलपुर, पूर्णिया, ये सब इलाके में बांग्लादेश के जरिए आईएसआई ने बहुत पैसा वहाँ पर भेजा था इलेक्शंस के लिए। चलो वो आप हमको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मान के चलो, ये, लेकिन अब मैं आपको एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर। अब ये हैदराबाद से उठ के यहाँ पे गया है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अलग है, क्या जमायते इस्लामी अलग है? ये भी दे आर ऑल रूट्स टू द सेम ऑब्जेक्टिव। और जो शर्जिल इमाम ने, जब आपने ये इलाका कब्जा कर लिया, तो शर्जिल इमाम ने जो बोला था ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हलाल कर देंगे, चिकन नेक को हलाल कर देंगे। जो शारीरिक ये इस चुनाव के नतीजे अगर आप इस पटल पे देखें, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा कि देखिए ये रेड कॉरिडोर है, यहां कब्जा, मतलब इलेक्टोरल कब्जा, फिर से उनकी मतलब एक नई जान इसका मतलब वो असेंबली में बैठेंगे। नहीं, and it's very well planned. It is not that this man Owaisi has suddenly shifted here. Yes. And it is not incidental that people supported him. क्योंकि यहाँ पे आप बताइए, ग्लोबल जिहाद तो किशनगंज में बहुत दिन से था। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, आपने कभी सुना कि कोई हिंदू जीता है कभी किशनगंज से? ये जितने सेक्युलरिस्ट लोग ये बता दें, तो ये है इसका, ये इस उस पे आप देखिए, इस नजरिए से ये हम वही कहे ना, आप तो इंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी में देख रहे हो, अच्छा उसका बढ़ के 22 से 23 हो गया, अरे अच्छा 23 से घट के 21 हो गया, वो आपके लिए इंटरटेनमेंट हो सकता है। हम लोग सिक्योरिटी एनालिस्ट, और हमारा ये काम है देखना कि हाउ डज पॉलिटिक्स इम्पिंज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो आप ये बताइए, आप जस्ट मैप में आप देख लीजिए कि ये इसका लिंकेज देख लीजिए, फिर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का देख लीजिए, और देखिए ये जो मैप आपने बनाया ना, ये तो मैप कभी किसी के पास है ही नहीं है, तो आपका अपना क्रिएट किया हुआ है, और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से आप पिछले 2-3 साल से मैं इसमें इतने सारे ये इनोकुअस सब मैप लगता है। यस, लेकिन ये इसमें इतने सारे वो चीजें अंदर में छुपी हुई हैं। हाँ, लेकिन मैं एक परिप्रेक्ष्य में आपको बात कर रहा हूँ। सो लुक एट दिस जिहादिज्म,
this jihadism is now trying to link up with the, I mean, it is already linked up with the Red Corridor. इसमें कुछ कमी आ रही थी इस बिहार इलेक्शन के, और जब वो कन्हैया वाली बात से आप इसको जोड़ वो तो के बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऑब्वियस है, उसमें कुछ छुपा ही नहीं है। वो जो बात आपने कहा जब लास्ट टाइम गए थे, तो ये बात तो थी वहाँ पर, ये बात तो थी। और पिछले बार ये लोग अलग अलग थे। आप क्यों सोचते हैं कि ये तमाम, हम और आप जिस होटल में थे उसमें वो भी था, वो क्या, अरे वो जावेद अख्तर भी था, वो किताबें ये कौन, ये एक आजकल एक लड़की है कोई, अरे सौरा भास्कर, हाँ, वो सारे उसी होटल में ठहरे हुए थे। ये भी थी, उसकी पत्नी भी थी शबाना, ये सब लोग वहां पे घूम रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, ये क्यों घूम रहे थे बताइए। इस गठजोड़ के लिए, इस गठजोड़ के लिए, जिहादी और माओवादी का गठजोड़। और आप इन लोगों को जो है समझते हैं, क्या कहते हैं, आप बड़े लिबरल हैं, ये तो बड़े मॉडर्न हैं, तो पीर फकीर कव्वाली शायरी सबका एजेंडा एक ही है। मैंने कहा था कि जो हमारे यहाँ जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं ना, कि विचारधारा नहीं, बेसिकली दे आर जिहादीज। उनको आप ऐसे कह सकते हैं, दे आर नास्तिक जिहादीज। नहीं, वो जितने कट्टरपंथी होंगे वो एसेट है कम्युनिस्ट के लिए। और हिंदू अगर वामपंथ वाला है, कम्युनिस्ट है, तो जब तक वो अपने धर्म को गाली नहीं देगा तब तक वो कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। हमने हो नहीं सकता। और जो जिहादी मजहब से जिसका कुरानिक मजहब से जिनका है, वो मजहब पहले है, बाद में वो है, तो भी उसको भी सब नौटंकी हमने देखा है। सर ये जो इस्लामिक हम लोग जो कहते हैं, आपको ये लगता है, आपने ये टर्म लास्ट टाइम बड़ी अच्छी दी थी कि हम ये कहें कि ये कुरानिक सिविलाइजेशन है, तो ये क्या है भाई, यहाँ से आदमी उठ के, हाँ, ये कुरानी तो मिला रहा है इनको, ये उठ के ये जा रहा है यहाँ पर, नहीं इसका खाना इससे मिल रहा है, ना इसका कल्चर इससे मिल रहा है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई से, दैट इज व्हाट आई से, कुरान मिला रहा है इनको। और तो छोड़िए, ये नक्शा बनाने के बाद से आपने देखा होगा कि केरला का रेडिकलाइजेशन, केरला का आदमी जा रहा है कश्मीर लड़ने, केरला का आदमी यहाँ जा रहा है अफगानिस्तान लड़ने, केरला का आदमी जा रहा है आईएसआईएस में जा रहा है, आईएसआईएस में, जो कि केरला के लिंक्स यहाँ कोलंबो के ब्लास्ट से। तो इसको अब वही वाली सवाल होती है कि इस आदमी का क्या मिलता जुलता है उधर के आदमी से। नहीं, और वो लोग तो बिल्कुल भाषा दूसरी, खाना दूसरा, टेस्ट दूसरा, इसको बिल्कुल, अगर आप उसमें आपकी एक लाइन बहुत अच्छी है। आप ये कहते रहे हैं बहुत बार कि ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ से आदमी उठ के तमिलनाडु चला जाता है और तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज होती है, लेकिन जिहाद की लैंग्वेज समझ जाता है। और नहीं, ये जितने ये सोशियोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ और ये तमाम पॉलिटिकल कमेंट्रेटर्स हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि ये केरला को आदमी के कौन सी भाषा कश्मीर में है, और वहां पे बुरहान वानी की वहां पे वो होती है, वो मारा जाता है, जी। है, उसको 72 हुरों के पास भेज दिया जाता है, और देखिए 72 हुरों को उसको भेजा और ब्लास्ट यहाँ पे साउथ इंडिया में होने लगे। इसका मतलब है कि कुरानिक जहां जहां सभ्यता है उसमें लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं, कि कुरान ट्रांसफॉर्म करता है। यस, दैट इज व्हाई आई सेड इट इज द बेस्ट टर्मिनोलॉजी जो हम बातचीत के दौरान ये अपने आप में उभर के आया। ये दिस इज नथिंग बट दिस इज कुरानिक टेररिज्म। कुरान की लैंग्वेज चेन्नई में भी वही है, कश्मीर में भी वही है, पटना में भी वही है, तो वही तो जोड़ रही है, तरीका वही, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे ऑस्ट्रिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और देखिए, ऐसा नहीं है कि साउथ मैं आपको ये, कुछ लोग बड़े इतिहास का हवाला देते हैं, कुछ लोग इतिहास का हवाला देते हैं। साहब, आपको मैं 1-2 मिनट में मैं एक पृष्ठभूमि आपको बताता हूं। शाह वलीउल्लाह ने, ये यहाँ था, दिल्ली में था। इस आदमी ने यहाँ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली को बोला कि यहाँ पर आके हमला करो, मराठा जो है हमारे नाक में दम किए हुए हैं, ठीक है, और फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो यहीं के थे, इसी मिट्टी के थे। तो सर शाह वलीउल्लाह कहाँ मरा है? शाह वलीउल्लाह की मजार ही तो है दिल्ली में। अच्छा, अभी रिसेंटली, आई एम जस्ट एक लाइन, शाह वलीउल्लाह को आप ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, बट 2019 में 2020 में शाह वलीउल्लाह जिंदा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन
प्रोफेसर जफरुल इस्लाम ने खत लिखा ओआईसी को कि आप भारत के अंदर जो है हिंदू ब्रिगेड को सबक सिखाइए। ये खत लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे है प्रोफेसर जफरुल इस्लाम, उसने भी चिट्ठी लिखी थी और शाह वलीउल्लाह ने भी चिट्ठी लिखी थी। तो हम तो इतिहास से भी नहीं सीख रहे और आज भी शाह वलीउल्लाह हमारे बीच में मौजूद है। जी, शाह वलीउल्लाह को अब देखिए, जब अब आप लोगों को, आम आदमी को ज्ञान नहीं हो तो उसको किस तरह से गुमराह किया जा सकता है। अब ये कितने लोगों के जहन में, वोकेबुलरी में शाह वलीउल्लाह इस देश में, जिसने अफगान अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, बताइए। और अहमद शाह अब्दाली आया, उसकी वो देखो मुगलों की औरतों भी उठा के ले गया, ठीक है। तो वो जिहादी वो जो एक उन्माद है वो तो बदल नहीं सकता है। शाह वलीउल्लाह के बाद उसका बेटा आया अब्दुल अजीज़, उसकी डेथ कोई 1827 वगैरह में हुई थी, वो भी वही था। उसका एक चेला आया सैयद अहमद बरेलवी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात कर रहा हूँ। सैयद अहमद बरेलवी जो था, वो क्या हुआ कि उसने, वो यहाँ से गया ये इस एरिया में, पेशावर में उसने वहाबी इस्लाम यानी कुरानिक इस्लाम और अहले हदीस, इन दोनों उसका अनुयायी था वो। उसने वहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू किया। जो ट्राइबल थे पश्तून्स, उनको बोला कि अरे ये क्या तुम अपने ट्राइबल हेड बनाए हुए हो, जो इमाम है वही तुम्हारा हेड होगा, मैं तुम्हारा हेड हूँ। तो कुछ लोगों ने फिर उसको भगा दिया वहाँ से, भगाया वहाँ से, तो वो चला आया इधर बालाकोट, ठीक है ना। ये 1831 वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। बालाकोट आया, बालाकोट में उसने फिर एक अपनी सेना तैयार की, अपने वो बोला कि मैं भी मसीहा हूँ, मेरे को भी, मतलब मेरे ऊपर भी अल्लाह का मेहरबानी है, वो सारा कुछ बोला। लोग मानने भी लगे उसको। नवाब ऑफ रामपुर, नवाब ऑफ टोंक और पटना से लोग गए उसकी सेना में शामिल होने। पटना से दो भाई थे, विलायत अली और इनायत अली, ऐसे कुछ नाम था उन, पटना से वहां पर, ये 1801 में। और उसने बालाकोट में हेडक्वार्टर बनाया अपना, और फिर उसने कहा कि मैं इधर से झेलम नदी के वैली के साथ साथ लेके मैं पूरा इस पे सिख किंगडम, महाराजा रंजीत सिंह का रास्ता, उसको कब्जा करने को वो निकला। अब महाराजा गुलाब सिंह की फोर्सेस थी उस समय, उन्होंने काट दिया उसको। जब उसका सर कलम कर दिया गया ये सैयद अहमद बरेलवी का, तो कई साल तक, और आज भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो आदमी मरा है। समझ रहे हैं नहीं? और उसके बाद से आपने देखा कि, और उसका जो लिगेसी जो है वो चलता रहा। वो लिगेसी जो है वो 1857 तक चला। 1857 में देखिए, जो हमारे हिंदू लोग जो थे वो उस देश की संस्कृति के लिए लड़ाई कर रहे थे, ये मुगल राज दोबारा स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों में यही फर्क था। और इसीलिए कई लोग थे जो कि नाना फडणवीस वगैरह के, वो मेरठ की तरफ से आ रहे थे। लोगों ने कहा कि रास्ते में कहाँ जा रहे हैं, फिर से तू मुसलमान को यहाँ का राजा बनाएगा, वो वापस चले गए वहाँ से। तो ये 1857 में हुआ। फिर इनको सेटबैक लगा, फिर देवबंद लेकिन मैं बालाकोट की बात कर रहा हूँ। इतने साल के बाद ये मोदी साहब के ही किस्मत में, उन्हीं के किस्मत के हिस्से में था कि उन्होंने बालाकोट में जाके वो सैयद अहमद बरेलवी की जगह, जहाँ उसको यहाँ लोग सब कॉन्टिनेंट, ये जो अपने मुसलमान अभी भी बहुत उसकी, मतलब उसको मसीहा मानते, जाके हमारे एयरफोर्स ने उसको, आपको मालूम है अभी क्या किया, बालाकोट में ध्वस्त कर दिया। तभी तो वो रशीद जो उनका कि रो रहा था पार्लियामेंट में कि अजहर साहब का जो वो था, वो पूरा जो कॉम स्कूल था वो ध्वस्त हो गया, वो रो रहा। फिर आप आइए ये 1857 के बाद आप ये देख लीजिए, फिर डिमांड फॉर पाकिस्तान, फिर खिलाफत मूवमेंट, फिर उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। स्वामी श्रद्धानंद
1926-27, या 21 के आसपास ही हुआ। हाँ ऐसे ही। उसमें गांधी जी ने जानते क्या लिखा था शुरू में? हम्म। उन्होंने कहा कि इस्लाम का जन्म ही हिंसा के वातावरण में हुआ है। हम्म। तो बड़ी हल्ला शोरगुल हुआ। तो फिर वो यंग इंडिया उस समय निकालते थे, तो यंग इंडिया में उन्होंने कुछ उसको टोन थोड़ा डाउन किया होगा। टोन डाउन करने की कोशिश की। उसके बाद आपको वो बताया कि जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी थी लाहौर में, जी रंगीला हाँ जी, रसूल, रंग रसूल, उस पर हाँ आपने लास्ट टाइम हाँ बताया था। उस पर वो क्या हुआ था। फिर आप देखिए ये डायरेक्ट एक्शन डे, और फिर आप ये देख लिए ये हैदराबाद और ये जितने ये मुस्लिम स्टेट्स थे उनका जो रोल रहा आज़ादी के बाद से। तो ये कब 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 हमारा हम नहीं, मतलब ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, वो तो इट्स उसमें लास्ट टाइम आपने कहा था कि सर सैयद सेट वेरी ओपनली हाँ हाँ। कि भाई या तो ये कब्जा करें या हमारे ऊपर कब्जा करें, अदरवाइज हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो यही जिन्ना ने कहा। जी जी जी, तो वही वही ये देखिए सर, अब ये रिकन्सिलिएशन नहीं है, संभव नहीं अगर है। अगर मैं आपकी इस बात को जो आपने एनालिसिस की इसको ऐसे समराइज करूं कि आप मानते हैं कि 1947 से पहले क्या हुआ, मुगलों में क्या हुआ, अरब आए, फिर आपके अकबर हुए, औरंगज़ेब हुए, बाबर हुए, इस तमाम सारी घटनाएं हैं। आज भी आप ये मानते हैं कि भारत राष्ट्र के अंदर उनके प्रॉक्सी नए शक्लों में, नए नामों में, नए कपड़ों में आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं, उस समय भी, आप मतलब मैं मानता हूं कि चलिए उस उस समय भी वक्त, देखिए। लेकिन आज 2020 में जब संचार क्रांति हो चुकी है और देश भर में हजारों लोग बोल रहे हैं पूरा नैरेटिव, लेकिन उसके बावजूद भी सीमांचल में हैदराबाद की बिरयानी पहुंच जाती है। ये मैं कहना चाह रहा हूं ना, इसलिए कश्मीर में केरला का आदमी पहुंच रहा है। तो आप जितनी घटनाएं बता रहे हैं जो इंटरनल है हमारी, जैसे हम ये सोचते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन कोयम्बटूर में बम धमाके में 52 लोग मरे, वो इंटरनल नहीं था। बिल्कुल सही। कसाब का मामला इंटरनल था, हमारे हमारे देश के लोग शामिल थे उसमें। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि उस दौर को हम निकाल भी दे तो आज भी ये देश विदेशी ताकतों और भारत विरोधी ताकतों के आपने उनके आप प्रॉक्सी यहां बैठे हुए हैं। जी सर, आपने अजमल कसाब का जिक्र किया। जी। ये फ्री फ्लोइंग डिस्कशन है आपके साथ, इसलिए कोई नहीं, हम स्ट्रक्चर्ड उस पर मैं नहीं हम चल लोग रहा कर ही हूँ। नहीं पाते हैं उस पर हाँ, स्ट्रक्चर्ड बात। अभी देखिए आपने अजमल कसाब का, आपको 26/11 का हमला, ISI, लश्कर तोयबा, दाऊद नेटवर्क, बिना दाऊद नेटवर्क के ये पॉसिबल नहीं था 26/11। और आपने जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ थे लुटियंस दिल्ली में, फिर वो किताब 26/11 की RSS की साजिश, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा और साध्वी कर्नल प्रज्ञा, पुरोहित का हिंदू कर्नल टेरर का क्रिएट हिंदू करना। टेरर, करकरे साहब का रहस्यमय ढंग से हम्म। उनका मारा जाना, ये सारी अगर आप वो देखें, तो जब तक कोई बहुत अंदर से कोई भी इतना बड़ा हमला इस तरीके का, जहाँ 1000 किलोमीटर्स कोई पोर्ट से आए और इस तरह का ये करे, कितना डिटेल्ड रिकॉनेसेंस, कितना डिटेल्ड कोऑर्डिनेशन, ये सब हुआ बिना अंदर के फैसिलिटेशन के नहीं हो सकता। सर उसके कलावा बंधा हुआ था। इस ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो कौन से फोर्सेस थे, कौन से फोर्सेस, जिहादी फोर्सेस थे, सबका नाम ये है। वोहरा कमेटी में मालूम है कौन दाऊद के साथ कौन लोग मिले हुए ओपी हैं। ने आज तक। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 26/11 में जो ताकतें इन्वॉल्व थी, आपको मालूम है कि ये लुटियंस दिल्ली से किया गया था। फैसिलिटेट कौन कौन किया आपको ये भी मालूम है। अब आप देखिए कि जिन लोगों ने 26/11 की प्लानिंग की थी, जिनका ये षड्यंत्र था भारत, और वो षड्यंत्र ये था कि एक हमला करवा दो, उसको हिंदू टेरर बना दो, हिंदू टेरर बनाने के बाद आप BJP RSS को बैन कर दो। और यहाँ एक पूरी पॉलिटिकल पूरी पार्टी पूरी तैयार थी हाँ, उस हिंदू टेरर को हवा देने की। वो करने के लिए। तो अजमल कसाब आपको मालूम है, पाप इतने जल्दी पनपता नहीं है, वो पकड़ा गया, और उसके बाद वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन तैयारी तो पूरी थी और पुख्ता तैयारी थी।
अब है क्या कि वो फोर्सेस गायब थोड़ी हो गए, हाँ, अब उन्होंने दूसरे तरीके से एक रूट दूसरा की, एक दूसरा तरीका ये निकाला। हुआ। तो ये उसमें देखिए बॉलीवुड का आपने मान गया, दाऊद दाऊद था 26/11 में, लश्कर ए तोयबा के साथ लिंक लेने वाले ये तमाम जो आप देखते हैं, ये कुछ आप बताओ, ये एक सर, गुड। उनसे ज्यादा बड़ा रोल आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों ने उस घटना में अंजाम दिया, वो तो समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों ने उस घटना को बाइफरकेट करके बिल्कुल किताब बिल्कुल, छाप करके, वो किताब एक छाप अजीज कर, बर्नी नाम का फ्रॉड पत्रकार, हाँ और उसके साथ में महमूद मदनी, ये जमातीवाला में हिंद का, और महेश भट्ट, और ये दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर किताब निकाली कि आरएसएस की साजिश, तो आपने एकदम नैरेटिव बदलने की कोशिश की। और उसके बाद में फिर साध्वी प्रज्ञा, फिर कर्नल पुरोहित। और ये जो आप देख रहे हैं कि वही फोर्सेस ने आज सरकार बनवाया है, जिन्होंने 26/11 किया था। वही फोर्सेस ने अभी वो सक्रिय हैं, वही फोर्सेस जो हैं वो अर्नब गोस्वामी से थ्रेटेंड फील करती हैं, वही फोर्सेस कंगना रनावत से थ्रेटेंड फील करती हैं। ये पूरा एक ये जो क्राइम सिंडिकेट, दाऊद नेटवर्क, और कोई नेटवर्क आपको तो मालूम है साहब कि कोई नेटवर्क दुनिया में कहीं भी बिना पॉलिटिकल पेटर्नेज के वो सवाल ही नहीं थोड़ी होता सर। पनप सकती है। अब है क्या कि देयर इज बिग मनी, बिग मनी। बिग मनी इन द सेंस कि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारे यहाँ विदेशी महिला है, आप देखिए, एक तो इन्होंने ये रेड कॉरिडोर में अपना फुटहोल्ड जमा रखा है, ठीक है, यहाँ पर फुटहोल्ड जमाने की इनकी कोशिश थी। ये क्या है कि ये लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार को या मोदी सरकार को इस तरह से डिसलॉज करना आसान नहीं है। और अपनी मनसा यहाँ पर जंतर मंतर पे अरुंधति रॉय ने बिल्कुल साफ कर दिया था। उसने कहा था कि अगर चुनाव का इंतजार करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, कोई और तरीका ढूंढो। तो इन लोगों ने क्या किया, अभी देखिए, ये जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ ये विदेशी महिला का ये है। फिर उसने ये अभी जो उसकी पार्टी है, यहाँ पर ये जो गठजोड़ आप देख रहे हैं, ये माओवादियों का और जिहादियों का उसका हिस्सा है। और ये आप जो मुंबई में हो रहा है आप कह उसका है। सकते हैं कि इस पूरे सामाजिक संगठनों के नाम पर सड़क पे शाहीन बाग करके, सीए के विरोध में जा करके, और जैसे जैसे सीए का पूरा उनका जो आंदोलन था वो फ्यूज हुआ, जैसे उस पे शाहीन बाग पे बैठे, तो उसमें जब लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके बंगलौर में दंगा हुआ, करेक्ट, दिल्ली के अंदर खुलेआम दंगा हुआ, तो लास्ट रिजॉल्ट यह है कि क्रिएट हैवक एंड वायलेंस। ये बेसिक एजेंडा है। अर्नब गोस्वामी को किन ताकतों ने पकड़ा है? अर्नब गोस्वामी के पीछे वही ताकतें हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को गैर कानूनी तौर पर कस्टडी में रखकर 3 डिग्री 4 डिग्री टॉर्चर किया। वही पुलिस का आदमी, उस मुंबई पुलिस में तुकाराम जैसा भी एक आदमी था जिसने 24 और 25 गोलियां खाने के बाद उसको पकड़ा। लेकिन एक पुलिस वाला यह भी है जिसने अर्नब गोस्वामी को किसी के कहने पे, किसी के एजेंडे के तहत अर्नब गोस्वामी के नैरेटिव को समाप्त करने, दबाने के लिए, क्योंकि उसने एक नया नैरेटिव दिया है। वो इंटेलेक्चुअली जो मीडिया के अंदर चैलेंज किया, जो 300-400 चैनल हैं, जो अखबार हैं, जो इस देश के अंदर झूठी खबरें प्लांट कराते हैं सरकारों के खिलाफ, जो इशरत को बहन बता करके बिहार में बताने की कोशिश करते हैं, जो गाजियाबाद में एक मुसलमान की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं, ये वो मीडिया है जिसने कभी 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं के बारे में नहीं लिखा। तो अल्टीमेटली आप कहते हैं कि अर्नब की गिरफ्तारी भी एक जो भारत के अंदर हजारों साल की संस्कृति की तरफ उसको रोकने की कोशिश थी, उसको मारने की कोशिश थी। ये तो राइट टाइम पे साल्वे साहब ने और सुप्रीम कोर्ट से वो निकल के आ गया, लेकिन उसकी तो हत्या की साजिश कर रखी थी इन लोगों ने, जिस तरीके से ले गए। तो वो ताकतें आज, चाहे उनकी छोटी सी सरकार है, महाराष्ट्र में कोई बहुत मजबूत सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर दिया। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस की आप बात करें तो 26/11 के समय भी मुझे उसमें एक ग्रुप बिल्कुल नेशनलिस्ट और पैट्रियोटिक दिखा। एब्सोल्युटली, ठीक है। अब मैं आपको एक जैसे सवाल, एक आपको उदाहरण देता हूँ
कि मुझे याद है वो एक सरदार साहब थे वहाँ के डीजीपी, देखो मैं नाम भूल रहा हूँ। सरदार थे, सरदार थे, पसरीचा। पसरीचा, राइट, पसरीचा। पसरीचा, राइट। मुझे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है। एटीएस रघुवंशी, एटीएस के हेड थे रघुवंशी उस समय। इन लोगों ने, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे प्रोफेशनलिज्म पे कोई शक न किया जाए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि 2006 का जो मालेगांव ब्लास्ट, 2 ब्लास्ट हुए थे मालेगांव, दो बार हुए थे, राइट। 2006 में, 2008 में, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है किसने किया है। ठीक है, उन लोग को जेल में भेजा गया। अब एक और व्यक्ति आते हैं एटीएस का, वो अलग उनका ब्रीफ था। उस जमाने में वो एक यू कैन कॉल हिम अ मिडिल रैंक ऑफिसर, यहाँ पे आते थे वो एमएचए में, और ये यूज्ड टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द होम मिनिस्टर कि आगे क्या षड्यंत्र करना है। तो उस समय भी दो फाड़ थी। एक बहुत पैट्रियोटिक, अभी भी आई एग्री, अभी भी यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के भी उसमें ऐसा बात नहीं है कि एक पैट्रियोटिक। अब जो डीजीपी थे महाराष्ट्र के, वो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की नौकरी कर सकता, मुझे आप यहाँ पे वो शायद मुझे डेपुटेशन पर भेजिए सेंटर, तो वो शायद एनएसजी के हेड बन के आए। तो एक है, ऐसे लोग मैं जानता हूँ। नहीं, इवन एक आदमी जो टर्मिनेट हुआ हो नौकरी से और 16 साल तक एक पार्टी का मतलब कार्यकर्ता रहा, ये, और इसको ये स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस बोलते हैं, और उसको बुला के बैठा दिया और उसको अर्नब के घर भेजा। और क्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसको अर्नब के घर क्यों भेजा आपने? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्या, वो अमिताभ बच्चन की तरह वो रोल करके, और वो मतलब हवा में मार देगा, हवा में, मतलब ये। और एक आदमी, कभी कभी तो मुझे ये लगता है साहब कि पता नहीं कुछ अपनी सिस्टम बहुत गड़बड़ हो गई है। हाउ कैन अ डीजीपी एक्सेप्ट अ पर्सन जो कि इतने साल एक पॉलिटिकल पार्टी में रहा, 16 साल। हाँ, अगर मान लीजिए कानूनन आपको मजबूरी, तो कई जगह है उसको बिठाने के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूं वो भी बिठाया, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि व्हाई दे सेंट टू अरेस्ट अर्नब गोस्वामी। वही मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। मैं कभी कभी और जब मेरी बात अगर कोई सुन रहा हो, साहब एक आपने वो पिक्चर देखी है हीरो हीरालाल? मुझे याद नहीं सर। बिहार में एक पुलिस ऑफिसर है, उसमें नसरुद्दीन शाह को आप देखिएगा। अच्छा। वो यहाँ तक साइड लॉक इस तरह की मूंछ है। बाय द वे, फौज में और पुलिस में भी वही होगा कि आपके ये लोअर लिप के नीचे वो हीरालाल बच्चा बना हुआ है। बताइए, हीरो कोई उसको बोलने वाला नहीं है। अब कल को कोई देखिएगा कि कोई मतलब लुंगी में आ जाएगा, उस हीरालाल को बोलने वाला कोई नहीं है। Had he been in the army, he would have been court-martialed. तो ये सैडली क्या हुआ है, जो पूरी जो आप देख रहे हैं मुंबई में, कि है क्या कि पूरी जो पोस्टिंग्स जो होती है, थानेदार एंड अबव, वो सारी पॉलिटिकल पोस्टिंग्स होती है। डीजीपी पुअर मैन, ही हैज गॉट नथिंग टू से, कोई हायरार्की नहीं है इनकी। तो ये जो अभी वहां का जो कमिश्नर बना हुआ है, अच्छा क्या है कि आप जब ऐसे उसमें रहते हैं ना एनवायरनमेंट में, जहां बॉलीवुड हो, जहां पर ये हो, हाई ग्लैमर, एवरीथिंग इज देयर, पैसा हो, ग्लैमर हो, आई मीन एवरीथिंग इज देयर। तो आपकी जो सोच, कई लोग सबवर्टेड हो जाते हैं उसमें। फिर उनका जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो भी बहुत बड़ा है, तो फिर वो करोड़ों अरबों में डील करने लगते हैं। तो उसी का परिणाम देख रहे हैं। अब उनको अर्नब गोस्वामी से डर लगने लगा कि अभी तक तो दुकान अच्छी चल रही थी, अब मुंबई की दुकान में कौन रेकी करके चला गया, कौन फिल्म मेकर है, कौन ड्रग ले रहा है, कौन किसके, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहां किसको क्या क्या पास ऑन कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान से लोग आते हैं तो कौन किसको काम दिला रहा है, किसको नहीं दिला रहा, क्या एजेंडा है, वो स्क्रिप्ट कहां की लिख रहा है, वो वाली कल्चर चली। यू एंजॉय, आई आल्सो एंजॉय, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, ठीक है ना, सब एंजॉय कर रहे थे। अब अर्नब गोस्वामी ने वो एंजॉयमेंट में खलल डाल दी। इसने कहा कि यार तुम ये एंजॉयमेंट के चक्कर में, अपने एंजॉयमेंट के, तुम साधु को नहीं मार सकते ऐसे। वो बात इनको खल गई।
तुम किसी लड़के को, एक बिहार के लड़के को ऐसे ही नहीं तुम उसका ये करवा हाँ, सकते। कोई मान लड़की, अच्छा हाँ। ये बॉलीवुड में क्या चल रहा था, आप कभी ये गिनती कर लेना, 12वीं मंजिल से फेंक दिया किसी को, हाँ, दिव्या भारती कैसे मर गई, जिया खान कैसे मर गई, श्रीदेवी को जाकर के आपने दुबई में वो कैसे मर गई, इस पे चिंता नहीं हो रही। 2 फीट पानी में, 2 फीट पानी में, 2 फीट पानी हाँ, में। मुझे कहते लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो उसमें ही मर गई। एंड वो दे वर गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। हाँ, उस पे चर्चा ही नहीं होगी। अब इन लोग को ये है, तो अब ये अपने आप को कलाकार, ये कलाकार क्या है, ये किस चीज का पैसा कह रहे हैं, मेरा मुंह मत खुलवाइए। तो ये चीजें अर्नब गोस्वामी ने, तो जो 26 से 11 की ताकतें थी और जो मुंबई में जो ताकतें, वो सारे वही थे। और इसीलिए आप ये अर्बन नक्सल्स जो है, आप सबसे ज्यादा यहाँ पे ये मुंबई और पूना, खास करके पूना, खास करके आप पूना के आसपास देखोगे। तो ये है, मतलब इसका यही स्वरूप है। और जो मुंबई में हुआ और जो बिहार में हुआ, उसको मैंने आपको ये नक्शे के पटल पे समझाने की कोशिश की। और एक और बात आपने जो कहा, जो एडिटोरियल लिखे गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट का, क्या बाइनरी बना रहे हैं ये लोग सर। ये वो पत्रकार हैं जो कि तय करते थे कि मंत्री कौन बनेगा। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने पता नहीं कौन सी पत्रकारिता की कि इन्होंने, ये आते थे एक हरियाणा के एक छोटे से गांव, एक कस्बे से, और यहाँ दिल्ली में फार्म हाउस, अभी पत्रकार यस यस। अरे सर, आज तक हम भी किराए के मकान में रह रहे हैं। वही कह रहे ना, आपके पास फार्म हाउस क्यों नहीं? बहुत सारे लोगों की, आपने तो बीबीसी के लिए भी काम किया। हाँ, फिर बताइए। तो ये बोल है। और क्या बाइनरी की आपने शर्जिल इमाम को क्यों नहीं छोड़ा और अर्नब गोस्वामी को क्यों छोड़ा? देखिए, कहां दो चीजों का मिलाखान हो रहा है। क्रिमिनल्स। वो मैं कह रहा हूं ना कि सर कि ये इतना एग्रेसिव नैरेटिव बनाते हैं। एक लड़का, एक मान लीजिए, मैं आप तो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपसे मैं कार्ड ले लूं जर्नलिस्ट का, और मैं जाके वहां पर मैं गोली चलाने लगूं, इनडायरेक्टली चलवा दूं, तो मुझे गिरफ्तार करेंगे कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? कोई एक केरला का लड़का, वो जा रहा है यहाँ पे हाथरस, यस है, PFI से उसका लिंक है, उसका ये बाइनरी बना रहे हैं। नहीं, इवन हाथरस इंसिडेंट इनका जानते ही, इनका गुरु कौन है? इनका गुरु है पाकिस्तान। वो एक जैसे पूरे पाकिस्तान की दहशतगर्दी को वो क्या एक इक्विवेलेंस खोज रहे हैं वो कि भारत में भी ऐसा। नहीं, वो अपना जो कुलभूषण जाधव कि ये देखो, पूरी पाकिस्तान की दहशतगर्दी इज इक्वल टू कुलभूषण। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतने डायबॉलिकल लोग। नहीं, इवन व्हाट बाइनरीज यार। सर वो तो देखिए, आप वो तो मैंने कहा ना कि वो ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। द बुक हु इज क्रिएटिंग सर हैवक एंड वायलेंस, मैं नाउ दे आर सेइंग इट्स अ पीस। एक आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बचपन से लेके अपनी पूरी जवानी गुजारी है। शायद इतना वक्त तो कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नो वन कैन क्लेम, नो यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट आल्सो। नहीं, हमारी तो जन्मभूमि है। हाँ, तो आपने तो बचपन से देखा। एक अल्ताफ हुसैन थे, अल्ताफ हुसैन, उन्होंने एक उर्दू में एक बहुत लंबी एक नज्म लिखी, और उसका नाम था मुसद्दस हली। अच्छा, मुसद्दस हली ऐसे करके नाम था, अल्ताफ हुसैन उनका नाम था। वो जब नज्म में उन्होंने इस्लाम के उतार और चढ़ाव के बाद पूरा उन्होंने वर्णन किया था। और उसमें मतलब कहते हैं कि जो आपके जो फाउंडर जो थे सर सैयद, उन्होंने जब वो पढ़ा तो वो रोने लगे उसको पढ़ के। और उन्होंने कहा कि ये जो नज्म जो है, ये सब जगह ये सर्कुलेट होनी चाहिए। तो ये नज्म, ये जो भी उसमें लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि देखो, कोई अनजान आदमी कोई अनजान तरीके से किसी मूर्ति की पूजा कर लेता है, उसको तुम काफिर कहते हो। कोई सूरज की पूजा करता है, उसको तुम काफिर कहते हो। कोई अग्नि को अगर उसको पूजा करे, उसको तुम काफिर कहते हो।
हर आदमी को तुम वो नॉन बिलीवर बोलते हो। लेकिन जो एक आदमी जो कि वो बिलीवर है, वो तो प्रॉफिट को भी भगवान बना दे सकता है। तो उसके लिए देखो, उसकी पूजा याचना के लिए तो पूरी कायनात है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि मतलब हम तो हर चीज में भगवान का रूप देखते हैं, चाहे वो सूरज हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वो। तो वो बोला कि उसका दायरा देखो, वो काफिर का दायरा देखो। वो हिंदुओं कि वो काफिर का दायरा देखो कि वो तो हर किसी चीज पर भगवान वो बना सकता है। और तुमने अपना दायरा सीमित करते तुम चले गए। और लेकिन तुम इतने बड़े हिपोक्रेट हो, क्या कहते हैं उसको, मुनाफिक। मुनाफिक है। वो तुम इतने बड़े मुनाफिक हो कि तुम्हारा इमाम का जो कब्र है वहां पर तुमको चढ़ावा कबूल है। वहां पर तुम कहते हो कि हम प्रॉफिट मोहम्मद से भी हम ऊपर की चीज है। तो उसने उसने ये चीज यही डिस्क्राइब की है कि जब सोच इतनी नैरो होगी। अब बताइए सब, और वही चीज ये माओवादी इसका है। ये जो मैं हिंदुस्तान की जनता से ये पूछना चाहता हूं, और मुझे देखो, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, कि ये बताओ यार कि तुम्हारा वास्ता माओ और स्टालिन से कब से हो गया? कब से हो गया? क्या क्या तुम्हारे पूर्वज इतने नालायक थे? इतने नालायक थे? CPIML ऐसे ऐसे कहते हैं कि पूरी दुनिया, मतलब हिंदुस्तान में लोग अनपढ़ हैं, लेकिन उसका अंग्रेजी ML पे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अरे कौन था? मार्क्स तुम्हारा बाप था, लेनिन तुम्हारा बाप था, स्टालिन तुम्हारा बाप था। और ये वामपंथ विचारधारा, मतलब कि अब एक और विचारधारा का तुमको, जब सोवियत यूनियन बोलेगा तब तुम उसमें अपने प्रीएम्बल में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जोड़ोगे। उसके पहले क्या थे? हम हैवान थे। तो ये नैरो सोच कि आप वो उस दायरे से निकले, तो आपका ये, आपको याद होगा टिनेमन स्क्वायर का। यस यस यस। टिनेमन स्क्वायर में आपको मालूम है कि उस समय जियांग जेमिन जो था वो जनरल सेक्रेटरी था, और डेंग जियाओपिंग जो था वो चेयरमैन मिलिट्री कमीशन था। जनरल सेक्रेटरी सपोज टू बी हायर इन स्टेटस, बट एक्चुअल में ये विचारधाराएं जो खूनी विचारधाराएं है ना, इनमें सेना की बड़ी ये होती। तो पाकिस्तान में अगर फौज हावी है ना, तो उसका आपको किसी को मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया? आज जो ये JNU और इसमें ये लिबरांडो लोग जो ये हवाला दे रहे हैं, टिनेमन स्क्वायर में क्या हुआ था? एक लड़के के हाथ में भी पिस्टल नहीं था। टैंक चला दिया, रौंद दिया टैंक से। उस पे नहीं किसी ने कुछ पूछा। और जियांग जेमिन को, उसके बाद जियांग जेमिन कहाँ गया 10-15 साल के लिए किसी को नहीं पता है। वहां यही होता है, हश्र होता है। तो इनकी यही विचारधारा है, खूनी विचारधारा। उसी तरह जिहादियों की विचारधारा। उसने कहा ना, वो अल्ताफ हुसैन ने, कि भाई हमारे लिए तो पूरा कायनात में, हम लुक एट द एक्सपेंस जिसकी हम इबादत कर सकते हैं, लेकिन तुमने तो उसको एक किया कि मोहम्मद साहब का नाम लिए तो काट देंगे। चलो कट गए। उसके बाद फिर फ्रांस में उन्होंने लेजर से पूरा दिखाया, अब काटते चलो, काटते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और गंगा जमुना तहजीब करो, और गंगा जमुना तहजीब करते चलो। भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब। तो ये है, ये फोर्सेस। मैं आपसे आखिर में सिंह साहब, जो लोग भी आपको सुनते हैं, बड़े डीप इनसाइड गांवों तक लोग सुनते हैं आपको, इस सिनारियो में जो आपने बताया, चाहे बिहार का चुनाव हो, आने वाले चुनाव हो, हर छोटी बड़ी घटना बड़ी बन जाती है। हाथरस की घटना को फ्लेयर अप करने की कोशिश की थी बिहार चुनाव को लेके। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब बिहार का चुनाव था तो अखलाक की घटना को फ्लेयर अप किया गया था। वो जो गांव में बैठा हुआ आदमी है जो आपको सुन रहा है, आप उससे 2 लाइन में क्या कहेंगे कि वो क्या करे
जो इन ताकतों से अवेयर रहे और अपने लेवल पे उनसे कैसे लड़े, उस आदमी को बताइए जो आपको बहुत डीप इनसाइड में सुनता है और आपको गुरु मानते हैं लोग, और आपको पता भी नहीं कि कौन आपको गुरु मानता है, कैसे आपको गुरु मानता है, लेकिन आपकी बात चर्चा में होती है गांव में। आप उस गरीब आदमी को जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो भारत की संस्कृति के प्रति समर्पित है और जो राष्ट्र से प्यार करता है, और इन ताकतों के जो माया जाल हैं, इन ताकतों का जिस तरीके से नए नए एजेंडे हैं, उससे वो कैसे सचेत रहे, ये मैं चाहता हूं आप उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि आपकी लैंग्वेज सिंपल है इसीलिए लोग आपको सुनते हैं। नहीं, मैं यूं कहूँगा इसको कि लोग अपने सनातन संस्कृति पे भरोसा रखें। हमारे पूर्वजों ने हर छोटे चीज़ का ध्यान दिया है कि सोलर एक्लिप्स में कौन सा खाना खाया जाएगा, कौन से कपड़े पहने जाएंगे, दिवाली में तिल का दिया जलाया जाएगा, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। आर्थिक उसके लिए भी उन्होंने सारा कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्योंकि सब इस तरह अब जो वर्ण में बटा हुआ था वो सबका अलग अलग काम था। आप उससे भटकेंगे, उससे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि जब आपके पास हुनर नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब 100 चपरासी तो एक ऑफिस में हो नहीं सकता है जिस सरकारी नौकरी। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने पूर्वजों को जानो, सनातन धर्म को जानो, बहुत ही वैज्ञानिक ये धर्म है, उसको जानो, उस पर भरोसा करो, और जो भी चीज़ खास करके विचारधारा जो बाहर से आएगी वो विचारधारा आपको तबाह कर देगी, जैसे कि जिहादी विचारधारा। भाई अगर मैं एक कंपैरिजन कर लूँ, आप जब यहाँ पे हुन सैंग आया था, जब वो ग्रीक ट्रैवलर्स आए थे, तो उन्होंने अपना वर्णन में यही कहा था कि यहाँ पे कोई स्लेव नहीं, और हर संस्कृति में स्लेव का कल्चर था। भारत में इवन हारी हुई सेना के लोगों को कभी स्लेव नहीं बनाया जाता था। ये आपकी संस्कृति है। अरे तो अभी हमने 1900 आप अपनी संस्कृति पर भरोसा करो। और दूसरा, ये जो प्रोपोगेंडा जो है पुष्पेंद्र जी, ये जो हाथरस और ये वो, एक मैं बात बता दूं आपको इतिहास का। नंदा डायनेस्टी 25 साल, आज के टर्मिनोलॉजी में उसको कहो तो दलित डायनेस्टी था। दलित डायनेस्टी 125 साल मगध साम्राज्य वॉज अ दलित डायनेस्टी। आपने ही मुझे एक किताब दी थी पंचायती सेना पे। जी 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 जी। पंचायती सेना में एक सोहन लाल भंगी नाम का एक आदमी कमांडर था पंचायती सेना का। उस समय भंगी शब्द को बहुत अच्छा शब्द माना जाता था। वो था हेमू, जिसने दांत खट्टे कर दिए थे मुगल सेना के। वो जात से तेली था। कई ऐसे मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन आपको ये सब चीजें बताई नहीं गई हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बना है। इनसे और अभी मैं बता रहा हूं, समय कम है, लेकिन हिंदुस्तान में मैं आपको तमाम महत्वपूर्ण मंदिर तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जहां लोग ज्यादा जाते हैं पॉपुलर मंदिर, मैं सैकड़ों मंदिर का मैं आपको वर्णन कर सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ पे सो कॉल्ड दलित, वहाँ पे आज से नहीं पिछले कई दशक से कम 3 दशक से पुजारी, और कोई पूछता भी नहीं, कभी कोई सवाल ही नहीं होता उसको। और कोई नहीं। ये जो आर्टिफिशियल डिवाइड है, इससे लोग बचें, इससे लोग बचें। जो आपके बीच में बैठ करके आप बिहार में बहुत सा है, पटना बेसिक बुनियादी रूप से मैं पटना का रहने वाला हूँ। वहाँ का जो हनुमान मंदिर है, वहाँ भी मैंने सुना। हाँ, सभी कई हैं। आपके अलीगढ़ में मुझे मालूम है कई जगह है। कोई नहीं पूछता, और पूछेगा क्यों? वो हमारे भाई हैं। वो कर्म, कोई जन्म से कोई पंडित नहीं होता है। नहीं, वो तो परशुराम का फेमस वाक्य है। साहब आप एक बताइए,
रामायण लिखने वाले वाल्मीकि महाराज, सबरी का अपने मतलब ये सबरी और राम के बीच का जो रिश्ता दिखाया गया है कोई रिश्ता ही उसमें कोई बात ही नहीं। अब ये क्या जो विकृतियां नहीं है उन विकृतियों को, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि क्योंकि भारत की जो सभ्यता इतनी रिच है, विदेशियों ने भारत के लोगों के अंदर कुंठा और अपने ही संस्कृति के प्रति एक घृणा पैदा करके मैकाले की सोच को यहाँ लाए, जिसके कारण से आज देश के अंदर कई सारी विक्रियाँ आई हैं। मुझे लगता है कि जो बात आप कहना चाहते हैं कि लोग अपनी रूट्स की तरफ लौटें, अपने संस्कारों पे, अपने महापुरुषों पे, उन पे गर्व करें, और अगर आप ये करने लगेंगे तो विदेशी लोग ना आपको 2 रुपये किलो चावल में ख़रीद सकते हैं, ना आपका धर्म बदल सकते हैं, और 2 रुपये किलो चावल में आप सरकारें नहीं बदलेंगे। मैं समझता हूँ शायद आप ये सर एक बात बताइए, एक आखिरी चीज़, कि वाल्मीकि जी को आप क्या मानते हैं? वाल्मीकि ऋषि को हम लोग भगवान ही मानते हैं। एकदम 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 सबके लिए भगवान है। उनकी लिखी रामायण हर बड़े से बड़े प्रख्यात पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में रखिए, ठाकुर के घर में रखिए। किसी ने पूछा क्या कहते हैं कि दलित है? वो हम लोग सबको के लिए भगवान है। जब हमने उनको भगवान मान लिया फिर क्या है? तो ये अंग्रेज और ये लेफ्टिस्ट और ये लिबरांडो और ये कौन लोग हैं? तुम हमारे और भगवान के बीच में क्यों आ रहे हो? तुम भी वाल्मीकि बन जाओ ना। तो तुम तो माओ बनने चले हो, तुम लेनिन बनने चले हो, तुम वो बनने चले हो। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब, आज बहुत मज़ा आया। आज हम लोगों ने बड़े दिल खोल के बात की और लंबी बात की, और मेरा ख्याल है कि आप दिल्ली से जा रहे हैं, मेरा ख्याल है एक 15 दिन बाद लौटेंगे, तो उसके बाद फिर आपसे एक लंबी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, मज़ा आ गया।